Hello everyone, how are you all? So long time, right? Yes, I know. बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई गई बट आई एम बैक विद द सेम एनर्जी एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग एंड दैट्स व्हाट वी नीड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपी क्लास 11 के लिए बेसिकली बिकॉज आई थिंक कि उनको काफ़ी ज़रूरत है, उनके एग्ज़ाम्स हैं एंड आई थिंक दे नीड इट। और आप लोगों को फाइल्स भी बनानी होंगी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी आपकी हेल्प कर दूँ फाइल्स के कोड समझने में। आप कॉपी तो कहीं से भी कर लोगे, आजकल तो इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन। आप कॉपी कहीं से भी कर लोगे बट रिक्वायरमेंट क्या है उन कोड्स को समझना। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है, हम कोड कहीं से भी कॉपी कर लेते हैं, फाइल में कॉपी में लिख के हम दे देते हैं, बट हमारी दिक्कतें क्या होती है कि हम उन कोड को समझ ही नहीं पाते। अगर एज़ अ टीचर मैं भी जाती हूँ किसी स्कूल में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे बता ही नहीं पाते कि हाँ, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन वहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल वहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है एंड दैट्स व्हाट कि हम फिर नंबर नहीं दे पाते हैं। खैर दैट वाज़ पास्ट, नाउ आई डोंट वर्क विद स्कूल एनीमोर। तो दैट वाज़ पास्ट बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगी, जब भी आप अब जब आपके प्रैक्टिकल्स हों, आपके पास ये आंसर्स होने चाहिए कि अगर आप कोड लिख रहे हो तो वो कोड आप टीचर को अपने समझा सको, वो कोड का आप मतलब बता सको, उस कोड में वो पर्टिकुलर वर्ड, वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है वो आप समझा सको। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिया है, ऑफ कोर्स सी बात है इसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं। बट अगर ऐसा है, अगर आपको कोड नहीं समझ में आता है, आप एक बार इसको पढ़िए, एक बार आज की वीडियो देखिए। अगर स्टिल आपको लगता है कि यू आर फेसिंग इश्यूज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं छोटे-छोटे वीडियोस के थ्रू आपको फंक्शंस, वेरिएबल्स, लिस्ट, डिक्शनरी सब कुछ क्लियर कर दूँगी, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास 11th जैसे कि मैंने बताया मैंने स्टार्ट किया है, उसमें जो अगर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देखे जाएँ तो पहला क्वेश्चन है टू फाइंड एवरेज एंड ग्रेड फॉर गिवन मार्क्स। तो सबसे पहला है वेरिएबल नम सब्जेक्ट्स। देखिए, कभी भी मुझे अगर किसी भी मार्क्स के जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के अगर आपको एवरेज निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? सब्जेक्ट्स के नंबर तो चाहिए ना, तभी तो आप उनका एवरेज निकाल पाएँगे। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए? नम सब्जेक्ट्स। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आप एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी ले सकते हैं। बट हम ये कोशिश करते हैं कि हम रिलेटेबल लें, ठीक है? जो भी हम टास्क कर रहे हैं उससे रिलेटेबल सब्जेक्ट का नंबर लें। उसके बाद एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं यहाँ यूज़र से कह रही हूँ कि भैया सब्जेक्ट्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखो। ठीक है? कि उसके बाद मैं एक इनपुट फ़ंक्शन लगाया जहाँ कि मैं उसे स्पेस दूँगी कि हाँ, आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कहाँ लिख सकते हैं। 4 सब्जेक्ट में है, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। अब क्योंकि 4, 5 और 6 इंट है यानी कि नंबर है तो डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर डेटा टाइप। और डेटा टाइप लगाना यहाँ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं डेटा टाइप नहीं लगाऊँगी, कोई ए लिख देगा, बी लिख देगा, सी लिख देगा, कोई अपना नाम लिख देगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया कि भैया सिर्फ़ नंबर्स ही रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिया मैंने। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक लिस्ट ले ली मार्क्स की, ठीक है? मार्क्स एक वेरिएबल लिया, उसमें एक मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली, स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब लिस्ट, ठीक है? फॉर आई इन रेंज अब मैंने एक फॉर लूप चलाया जिसमें कि मैं सारे नंबर्स लूँगी। पहले मैं एक इनपुट लूँगी, अच्छा पहले सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? इतने, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट में कितने आए? इतने, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट अगर आप 5 सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। अगर आप 4 सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो 4 बार एंड सो ऑन, ठीक है? फिर मार्क इज़ इक्वल टू फ्लोट। अब सब्जेक्ट्स के नंबर जो हो सकते हैं वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या लिया है हमने? फ्लोट लिया है। इनपुट एंटर मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट। आई थिंक बाहर से काफ़ी शोर आ रहा है। सो आई होप यू आर ऑल आर नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। मार्क इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट। हमने मार्क्स लिया, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें देखिए मार्क्स डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। तो भाई जो भी मार्क यूजर यहाँ से एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा? इस लिस्ट में, ठीक है? क्लियर है? यानी कि अगर एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूजर एंटर करेगा वो
लिस्ट में चला जाएगा जो कि लाइन नंबर 4 में है। अब अगला टास्क है एवरेज कैलकुलेट करना, जो कि एक बहुत सिंपल सा टास्क है। आप नॉर्मली कभी भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मार्क्स आपने कैसे करना है? सम ऑफ मार्क्स। तो सम ऑफ मार्क्स कहाँ है? सम ऑफ लिस्ट में जो भी 4-5 सब्जेक्ट्स आपके पास आए उसका मार्क्स का सम। एवरेज में टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। टोटल मार्क्स जितने हुए यानी कि यहाँ से आएगा, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मेरे कितने आए? यहाँ पे यूजर ने एंटर किया था नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ग्रेड असाइन कर रही हूँ 90 से ऊपर, 80 से ऊपर। आप 95, 85 कुछ भी ले सकते हैं, ऑल योर चॉइस। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ग्रेड क्या होगा? ए। नहीं, एलिफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ग्रेड क्या होगा? बी, एंड सो ऑन। ठीक है। एल्स ग्रेड क्या होगा? एफ। अगर इन सब कैटेगरी में कोई पास नहीं होता है तो उसका ग्रेड क्या होगा? एफ। फिर लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ? प्रिंट करा रही हूँ एवरेज मार्क्स, एवरेज, ग्रेड, ग्रेड। अब जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो मेरा क्या है? स्ट्रिंग है। वो एज इट इज प्रिंट होता है, वो स्टैचू हो जाता है। वो समझ लो कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा। बट जो इन्वर्टेड कॉमा के बिना है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहाँ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आउटपुट कहाँ से आ रहा है तो एवरेज हमारा यहाँ से आ रहा है, देखिए लाइन नंबर 11 से। वहीं अगर ग्रेड आपको चेक करना है तो ग्रेड हमारा यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां से। ठीक है, चलिए फटाक से हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट सपोज कीजिए मैं 5 लिखती हूँ। ठीक है, अब नंबर हम एंटर कर देते हैं पांचों सब्जेक्ट्स के। देखिए मेरा बार बार लूप चल रहा है जब तक कि मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, और एवरेज मार्क्स और ग्रेड मुझे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से मैं बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ लाऊँगी जिसमें कि मैं एक-एक प्रोग्राम आपको समझाने वाली हूँ। और अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो मैं इन टॉपिक्स की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना दूँगी छोटी-छोटी, क्योंकि देखिए लंबा टाइम आप लोगों के लिए भी इसको आई थिंक देना मुश्किल है रील्स के ज़माने में, क्योंकि रील्स एकदम स्लाइड होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रील्स के थ्रू ही आपको पढ़ाऊँ ताकि आपके लिए लर्न करना ईज़ी हो। आप छोटी-छोटी रील्स, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट से ईज़िली लर्न कर सकें। सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कहे गए टॉपिक्स पे बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाय बाय।